वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो ज्ञान विद खुशी में। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जानने से पहले हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, जो कि इंटरफेस यानी कि मीडिएटर का काम करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। इट हेल्प द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। ये क्या करता है? हेल्प करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक साथ आने में और उनको एक साथ काम करने के लिए ये हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कि यह कितने टाइप का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। क्या होता है? इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र नॉट इंटरेक्ट द कंप्यूटर। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि यूज़र को जो होता है वो सीधे इंटरेक्ट नहीं करता है कंप्यूटर के साथ। यूज़र गिव दैट हर टास्क द ऑपरेटर, देन ऑपरेटर मेक द बैच हिज टास्क, देन बैच प्रोसेस रेसिपी। क्या करता है यूज़र? क्या करता है अपने टास्क को ऑपरेटर को देता है। जो बीच में ऑपरेटर बना होता है वो अपना टास्क जो होता है यूज़र, जैसे बहुत सारे यूज़र होते हैं, 1 2 3 4 ये यूज़र हैं, और ये जो अपने अपना जॉब ऑपरेटर को देते हैं। उसके बाद ये ऑपरेटर क्या करता है, इन जॉब्स को बैच में क्रिएट कर देता है। जो जॉब 1 जॉब 2 यानी कि जॉब 1 जो है और जॉब 1 जो है, इन दोनों को का सेम प्रोसेस है, यानी कि ये दोनों सेम बैच के हैं, यानी कि इनको सेम काम करना है। इसीलिए क्या करता है, ये 1 और 2 इन दोनों को सेम बैच में क्रिएट कर देता है। उसके बाद ये सीपीयू को प्रोसेस कराता है। इसमें क्या करता है यूज़र सीधे यूज़र जो होता है वो सीधे सीपीयू के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। क्या करता है यूज़र अपनी जॉब को कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर को देता है। उसके बाद ऑपरेटर उसकी हर जॉब को छांटता है और उसका बैच तैयार करता है। फिर बैच को एक एक करके सीपीयू द्वारा प्रोसेस कराया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया है डायग्राम की मदद से कि यूज़र 1 2 3 4 जो होता है, यूज़र अपनी जॉब देता है, यानी कि जो प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा देता है। उस यूज़र और सीपीयू के बीच में एक ऑपरेटर होता है। क्या करता है, कंप्यूटर के साथ सीधे इंटरेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे उसने जॉब दिया है, जॉब वन यहाँ हो गया, जॉब 2 यहाँ, यानी कि ये दोनों जो प्रोसेसिंग है, ये दोनों काम है, इन दोनों को सेम प्रोसेसिंग लगेगी। इस क्या करता है ऑपरेटर, इन दोनों को एक बैच में डालता है और वह इसको एक बैच में। तो इसमें क्या होता है कि इजीली ये काफ़ी जल्दी काम हो जाता है। इसमें ये बैच के अंदर समान जॉब होते हैं, तो सीपीयू प्रोसेसिंग में कम समय लगाता है और रिजल्ट जो होता है यानी कि आउटपुट जो होता है वो जल्दी मिल जाता है। और इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर कोई जॉब फेल हो जाती है तो दूसरे जॉब को प्रोसेस करने के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। अगर जान लीजिए कि बैच 1 का बैच एक बना हुआ है, अगर ये वाली जॉब ये फेल हो जाती है, इसको कोई प्रॉब्लम इसमें आ जाती है, तो क्या होगा, बैच 2 को इसमें इसकी प्रोसेसिंग होने में काफ़ी टाइम लगेगा और इसको वर्क करने के लिए काफ़ी टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेशन। अब सेकंड पढ़ेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसमें क्या होता है, इट गिव ऑल द प्रोसेस वन लिमिटेड टाइम टू कंप्लीट द वर्क। इसमें क्या होता है, टाइम शेयरिंग में सीपीयू क्या करता है कि प्रत्येक जॉब को यानी कि हर वर्क को एक लिमिटेड टाइम देता है और उसमें उसको रिजल्ट देना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है कि इसको जॉब 1 को 5 सेकंड मिले हैं, जॉब 2 को 5 सेकंड। तो क्या करिए, अब इसको इतनी टाइम में ही अपनी जॉब कंप्लीट करनी है, यानी कि प्रोसेसिंग इसको इतनी ही टाइम में कंप्लीट करनी है। सीपीयू ने इसको एक लिमिटेड टाइम दे रखा है। और ये भी होता है कि अगर ये 5 सेकंड में अपनी जॉब कंप्लीट नहीं कर पाते या फिर 2 सेकंड में ही ये अपनी जॉब कंप्लीट कर लेता है, तो इसके बाकी जो 3 सेकंड बचे हैं वो इन तीनों अदर वर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, थोड़े थोड़े इन सबको मिल जाते हैं, जिसके बाद ये अपना काम आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक फिक्स टाइम यानी कि एक लिमिटेड टाइम क्रिएट कर दिया जाता है। सीपीयू है प्रोवाइड द सेम टाइम टू ऑल द टास्क टू कंप्लीट, यानी कि सभी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक लिमिटेड टाइम यानी कि एक सेम टाइम प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है। इसीलिए इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कि अगर किसी प्रोसेस को कंप्लीट होने में थोड़ा सा भी कोई भी टाइम बच जाता है, तो क्या करता है, वो टाइम अदर जॉब को कंप्लीट करने के लिए वो शेयर कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है।
इसके बाद आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को RTOS ऑपरेटिंग सिस्टम भी यानी कि RT ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो CPU प्रोवाइड द मैक्सिमम एफर्ट टू क्विक रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है रियल टाइम में, यहाँ रियल टाइम ही लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है कि क्विक रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार माना जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को। किसी काम को करने के लिए इसमें डाटा प्रोसेसिंग के सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें डाटा प्रोसेसिंग के लिए एक टाइम दिया जाता है जिसे कि रिस्पॉन्स टाइम भी कहते हैं, कि उतने टाइम में CPU को अपना डाटा यानी कि प्रोसेसिंग करने लेना है और उसके बाद रिजल्ट जल्द से जल्द उसको प्रोवाइड कराना है। इट प्रोवाइड द क्विक रिस्पॉन्स टू द वर्क, यानी कि प्रोवाइड कराता है क्विक रिस्पॉन्स, किसी भी वर्क को करने के लिए क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है। नॉर्मली यूज टू साइंटिफिक इंजीनियरिंग, नासा एंड मिशन लॉन्चिंग। जो बड़े बड़े नासा यानी कि मिशन लॉन्चिंग जैसे बड़े बड़े वर्क होते हैं उन सबको करने के लिए ये कराया जाता है इसमें। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्विक रिस्पॉन्स के लिए माना जाता है, यानी कि इसको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि इतने लिमिटेड टाइम में आपको रिजल्ट तुरंत ही प्रोवाइड कराना है। इसके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार होता है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि होता है व्हेन वन मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड ईच अदर टू नेटवर्क फॉर शेयरिंग द टास्क इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि जब एक से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से नेटवर्क पर कनेक्टेड होते हैं अपने टास्कों को शेयर करने के लिए, उसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे एक नेटवर्क होता है और बहुत सारे कंप्यूटर उसके साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं अपने डेटा को शेयर करने के लिए और काम करने के लिए, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक नेटवर्क होता है उसके साथ बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि किसी भी जब इनको एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करना है, इनको इनके साथ और इसके साथ डाटा शेयर करने होते हैं, तो ये नेटवर्क पर एक साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ से जुड़ते हैं और उसके बाद ये डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब नेक्स्ट है नेटवर्क OS यानी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ सर्वर दैट कनेक्ट टू मेनी अदर क्लाइंट कंप्यूटर। यानी कि एक सर्वर होता है उसके साथ बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर जुड़े होते हैं, जो कि सो वी कैन इजीली शेयर आवर डाटा टू द नेटवर्क फॉर क्लाइंट टू कंप्यूटर। जो कि एक दूसरे के साथ सर्वर जब होता है उसके साथ एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करने के लिए ईजी होता है। डायग्राम में देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक सर्वर है उसके साथ बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो क्या करते हैं, क्लाइंट एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करने के लिए जब इसको कोई भी डेटा यहाँ पे शेयर करना होता है तो क्या करते हैं, ये अपना डेटा यहाँ सर्वर पर भेजते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, क्विक रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद ये यहाँ से डेटा यहाँ पे सर्वर की खासियत होती है कि ये बैकअप के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो भी यहाँ से डेटा यहाँ जाएगा, यहाँ से डेटा यहाँ जाएगा, फिर जो भी एक दूसरे के साथ प्रोसेसिंग करेंगे यानी कि ट्रांजेक्शन करेंगे उसका बैकअप ये बना के रखते हैं। तो अगर इन क्लाइंट कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का फिर से उस डेटा को एक्सेस करना है तो ये बैकअप बना के रखेंगे, उसके बाद वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी इनकी होती है सिक्योरिटी, इसकी अच्छी होती है। जो सर्वर होते हैं उसकी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो इनका जो पर्सनल डेटा है वो एक दूसरे के साथ हैकिंग नहीं होता है, उसके बाद ये सिक्योर रहते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। आइए एक संक्षिप्त रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से में क्या होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, इसमें क्या करता है, यूज़र सीधे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, बीच में एक ऑपरेटर यानी कि ऑपरेटर लगा होता है, जो कि जो भी वो आता है उस डेटा को उसको सिमिलर करके उसका एक बैच क्रिएट करता है। उसके बाद वो डेटा बैच के रूप में CPU को प्रोवाइड करता है। उसके बाद वहाँ पे प्रोसेसिंग होती रहती है। उसके बाद आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि CPU क्या करता है टाइम शेयरिंग में कि एक पर्सनल इन लोगों को एक रिसोर्स टाइम देता है यानी कि प्रोग्रेस टाइम देता है कि इस इतने टाइम में आपको अपना डेटा यानी कि सर्च रिजल्ट कंप्लीट करना है। उसके बाद टाइम यानी कि अगर एक प्रोसेस को 2 सेकंड मिला दूसरे को 2 से, तो अगर यहाँ पे इसने 1 सेकंड में अपना डेटा यानी कि प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली तो इसका जो बचा हुआ टाइम रहेगा वो बाकी अदर में टाइम को शेयर कर दिया जाएगा, इसलिए इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम में क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में दिए गए समय में टास्कों को पूरा करते हैं, यानी कि कम से कम लिमिटेड टाइम में टास्क को पूरा करते हैं। प्रोसेसिंग के लिए जो टाइम दिया जाता है उसे रिस्पांस टाइम कहते हैं। क्विक रिस्पांस के लिए ये जिम्मेदार होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।
उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटर में क्या, जब एक से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से के साथ नेटवर्क पर कनेक्टेड होते हैं किसी भी प्रकार का डेटा शेयर करने के लिए, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक सर्वर होता है, उसके साथ बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और वो जो भी डेटा शेयर करते हैं वो सर्वर पर आता है। उसके बाद बाकी उससे जुड़े हुए जितने कंप्यूटर होते हैं उन सब के साथ कनेक्टेड जो होते हैं उनके पास वो डेटा जाता है। तो ये था ऑपरेटिंग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके बाद जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में या फिर अदर जो भी आपको वीडियो देखनी है उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो पर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।